वीडियो शुरू कर दी। कितना टाइम हो गया? 2 मिनट और रुक जाओ, वेट करिए फिर और करना। कौन कौन से पढ़ लिए थे? एग्जाम्पल याद है कुछ? बताओ। और 2 3 साइड बताएंगे। हाँ दोनों किसी के कौन कौन से बनाए थे? और अब ये बताओ पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है? अब कैसे कहेंगे ये माउंटेन है, मतलब ये पर्वत है और ये पहाड़ी है? पहाड़ में पत्थर होंगे और पहाड़ी में पत्थर नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, हम लोग ये लंबा है, ये छोटा है, ये बौना है, ऐसे डिसाइड करते हैं ना? ऐसे हमने पर्वतों को दिखाया है। जो 1000 या 1000 मीटर से अधिक होंगे उनको क्या कहेंगे? और ये लेवल जो हम नाप रहे हैं वो समुद्र सतह से नाप रहे हैं। समुद्र सतह मतलब, देखो मेरी बात सुन लो, मान लो ये समुद्र, ये क्या है? समुद्र से जल रहा हुआ और एक इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, ये सब क्या है? जल रहा है। अब समुद्र की सतह ऐसी होगी या ऐसी होगी? बताओ। समुद्र का जल ऐसे भरा हुआ होगा या ऐसे भरा होगा? समुद्र में ऐसे भरा होगा। क्यों? ऐसे बना होगा तो क्यों? जब का प्रश्न हो रहा है लेयर बराबर होगी ना ऊपर। हाँ, ऊपर से बराबर होगी, क्योंकि जो गड्ढा है तो गड्ढे में पहले पानी भर जाएगा, ये टेबल पर आ जाएगा। नॉर्मल देखो आप, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, जो आपकी नॉर्मल जिंदगी है उससे देती हूँ। जो समुद्र का लेवल यहाँ क्या होगा? सी लेवल ही बराबर होगा ना, उसमें गड्ढे होंगे ना कम। अगर समुद्र सतह से अगर नापते तो कहीं समुद्र सतह कैसी होगी? गहरी होगी, कहीं उथली होगी। इसीलिए क्या है, इसलिए हम समुद्र लेवल से, सी लेवल से नाप रहे हैं, क्योंकि पानी का लेवल क्या होगा? एक समान होगा। तो सी लेवल से जो 1000 मीटर ऊंचे होंगे उनको हम क्या कहेंगे? माउंटेन। और जो सी लेवल से 1000 नीचे होंगे, ऊंचाई नीचे होगी, उसको क्या कहेंगे? पहाड़ी। पहाड़ या पहाड़ी, जिसको कहते हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं, है ना, नीलगिरी हिल्स। तो हिल्स मतलब जिनकी ऊंचाई कितनी होगी? 1000 मीटर से कम वो पहाड़ियां होंगी, और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होगी वो होंगे पर्वत। लिखना चाहो तो लिख लो। चित्र तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, उसकी जरूरत नहीं है। है 600 मीटर, जैसे जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ 1000 पढ़ा। और 600 मीटर तो मान ही नहीं सकते जब आपकी उसकी कितनी है? 8448 में आप 50 मान लो,
600 मीटर तो बहुत कम हुआ। 600 मीटर पठार के हो सकते हैं। अब आपका सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, उसकी भी लंबाई है 8,447 मीटर का है। और आपके हैं तो एक आप सोर्स और देख लूंगी मैं, ठीक है। फिलहाल मैंने ये पढ़ा था, ये बता दिया आपको। अब जो हमारा पृथ्वी है ना स्थल, उसके लगभग 26% में क्या पाए जा रहे हैं? 26% पर पर्वत पाए जा रहे हैं। 26% एरिया में क्या पाए जा रहे हैं? कल बजट पढ़ दिया था, बजट की कुछ विशेषताएं बता दो मुझे। बलि पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ओशियन प्लेट जब नीचे दस्ती और जो बीबी प्लेट होती है ऊपर होती है तो बीच में लावा निकलता है उसको लावा से कटक बनेंगे बेटा, ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे, कटक बनेंगे। तो सकते हैं जिनकी श्रेणियां होती है एक के पीछे एक ही समान होती है। ठीक, एक ही समान होती है यानी कि बल। और ये कैसे होते हैं? मैंने कल बताया था, छिलछला समुद्र, उसमें क्या होता है? नदियां क्या है? अक्षार लाती ना, अक्षय पर्जन के कारण जो अक्षार लाती है समुद्र में जमा कर देती है किनारे पर, तो उससे क्या हो जाता है? वहाँ पर छिलछला समुद्र पैदा हो जाता है। उससे प्लेटों का संपीड़न यानी कि कंप्रेशन होता है ना, कंप्रेशन कह लो या दोनों प्लेटों का आपस में मिलना कह लो, तो उससे क्या बनेंगे? बल। क्योंकि देखो पहले नदियां आई, पहले मलबा बिछा दी, फिर दोबारा नदियां लाई, फिर दोबारा मलबा बिछा दी, फिर दोबारा लाई, मलबा बिछा के, ऐसे क्या हो गई? इनकी परत बनती रहती ना, परत। और इनके नीचे अब देखो समुद्र में जलीय जीव भी होंगे, वो मरेंगे, वो मरते हैं तो इनके नीचे दब जाते हैं ना, दबेंगे दबेंगे कि नहीं दबेंगे? कहीं बाहर तो उठा के नहीं ले जाएंगे ना, वो समुद्र के अंदर मर जाएंगे। और जो दूसरी नदियां जो लेयर लेके आती है वो फिर इनके ऊपर ये इसमें लग जाते हैं। इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। सुने हो आप? कोयला जीवाश्म ईंधन से बनता है ना, तो यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अमेरिका में सुना है कोयले के भंडार पाए जा रहे हैं, हिमालय में भी कोयले के भंडार है। कोयले के भंडार पाने का मतलब क्या है? यहाँ पर जीवाश्म ईंधन मिलता है। जीवाश्म कौन सा? समुद्री जीव होगा, ठीक है। और जब इन पर ये परत बन गई, जब इन पर क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उठ के वलय के रूप में ऐसे उठ के आ रही है ये। ठीक हो गया? ब्लॉक पर्वत में क्या बताया था? अरे देख लो, ऐसा उसने तो पढ़ाया, उसमें तो देख सकते हो। कम से कम देखोगे तो दिमाग से थोड़ा लगाओगे। उत्पत्ति कैसे होती है? तनाव के कारण, है ना, या तो ब्रश के कारण। जब प्लेटें या तो अलग हो रही हो, या तो यहाँ तो बात करते हैं तनाव की, ठीक है, ब्रश के कारण, या धरती का भाग उठ जाता है या धस जाता है। तो ये जो बन रहा है ये ब्लॉक बन रहा है, ये जो पर्वत बन रहा है ये ब्लॉक बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है? ब्रश। जैसे कल एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? भारत में सतपुड़ा और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि राइन नदी बह रही है जर्मनी में। इधर क्या है? वालसेस, इधर है ब्लॉक फॉरेस्ट। वो सब आपको मैपिंग करवाऊंगी, अभी तब बताऊंगी। तो ब्लॉक जर्मनी में अगर बात करते हैं तो ये आपका फ्रांस में हो गया वालसेस ब्लॉक पर्वत, और जर्मनी में हो गया आपका ब्लॉक फॉरेस्ट, और बीच में क्या है? आपकी राइन नदी। घाटी नदी में होगी, हम ब्लॉक पर्वत बनेंगे, वहाँ पर क्या होगी? घाटी होगी, घाटी होगी, और उसके बीच में से नदी बह रही होगी। ऐसे भारत में क्या है? अपने विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा और अजंता। तो यहाँ बह रही है आपकी नर्मदा, यहाँ बह रही है ताप्ती। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर भी मैदान है, ठीक। तो विंध्य श्रेणी भी कैसे हो जाएगी? एक ब्लॉक पर्वत, और आपके अजंता भी क्या हो जाएगा? ब्लॉक पर्वत, क्योंकि इसके भी दोनों किनारे की जमीन क्या है? निर्धस हुई है। इतनी बात क्लियर होगी? अब ज्वालामुखी पर्वत तो आप बताए थे, ज्वालामुखी कारण से जिन पर्वतों का निर्माण हो रहा है, लावा निकल रहा है, और प्लेटों के दूर जाने से भी हो सकता है, और कोई एक कारण और है वो बता दूंगी, ठीक। ज्वालामुखी यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पृथ्वी में एक ऐसा हिस्सा होगा ना, कोर ऐसा समझ लो जहाँ से आपका लावा क्या हो रहा है? निरंतर खराब हो रहा है, यानी ऊपर की ओर आ रहा है। जैसे वो ज्वाल, अब मान लो ये है अर्थ है, अर्थ में यहाँ पर क्या है? एक तरह से हो, यहाँ से क्या है? लावा का क्या हो रहा है? ये होल किसी भी तरह से बना होगा, यहाँ से लावा का क्या हो रहा है? स्त्राव हो रहा है। जैसे जैसे लावा जमता जाएगा तो ये या तो ये फैलेगा, या तो यहीं पर इकट्ठा होता जाएगा। जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा
जाएगा, क्या बनते जाएंगे, पर्वत। और कई पर्वत ऐसे होते हैं कि पर्वत होते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, ये पर्वत बना हुआ है, यहाँ पर छिद्र है, तो ज्वालामुखी कहाँ से निकल रहा है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत हो गए। अब बात करते हैं गुंबद नुमा पर्वत। गुंबद नुमा पर्वत कैसे होंगे, गुंबद देखी है आप लोगों ने, कैसे होते हैं गुंबद का शेप, मस्जिद में जो हाँ मस्जिद में जो होती है गुंबद होती है, मंदिरों में भी गुंबद होती है कि नहीं, ठीक, दोनों जगह गुंबद होते हैं। गुंबद का शेप कैसा होता है, गोल, वो तो मुझे भी पता है गोल होता है, ऐसे होता है ना। कभी कहीं आपने देखे होंगे ऐसे पर्वत पाए जाते हैं कि नहीं, देखे हैं, नहीं देखे, चलो अगर मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगी। ऐसे पर्वत देखे, गुंबददार पर्वत होते हैं जिनके ऊपर ना नोक होगी। अब पर्वत के ऊपर ये चीज होगी तो इसको क्या कहते हैं, पर्वत का शिखर। ऐसे पर्वत के अधिकतर कहाँ देखे होंगे आपने, हिमालय श्रेणी में, यानी कि बलित पर्वत में। बलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, ठीक है। देखो आपने रॉकिंग भी सुन रहे हो, एंडीज भी सुन रहे हो, एटलस भी सुन रहे हो, आप भी सुन रहे हो, सब क्या है तो बलित पर्वत। पर सबसे ज्यादा ऊंची श्रेणी पर्वतों में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां कहाँ पाई जा रही है, हिमालय में। कारण क्या है, बलित पर्वत तो सारे हैं, हिमालय का अभी भी विकास हो रहा है, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति अभी भी हो रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट अभी भी कहाँ जा रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, उसमें बल पड़ रहे हैं, अभी भी दबाव पड़ रहा है। दबाव पड़ने से उस हिमालय की ऊंचाई क्या है, बढ़ रही है। इसलिए विश्व में 10, अगर बात करते हैं 10 चोटियां हैं, तो 9 चोटियां तो किसमें आ रही होंगी, आपके हिमालय रेंज में आ रही होंगी। पता चल गया। अब यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो मैंने अभी बात करी थी ज्वालामुखी की, ये भी इनका भी एक तरह से उत्पत्ति कैसे हो रही है, ज्वालामुखी से हो रही है। सुन लो कैसे, आपने ज्वालामुखी है सुना तो होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है, सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलती है, जलवाष्प। अब ये देखो, जब धरती के नीचे ज्वालामुखी आ रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर लावा इकट्ठा करते जाएंगे। ज्वालामुखी देखो धरती के अंदर ना दरारें पड़ी होती हैं, इसमें क्या होता है, मान लो ये क्या है, धरती है, इनमें क्या होंगी, डाल दो बेटा, इनमें क्या है, दरारें हैं। जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इन दरारों में क्या जाता है, लावा भर जाता है, ठीक, जलवाष्प से उठते हैं लावा ऊपर और इन दरारों में भरता जाता है। कब भरता है, जब ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, जब शुष्क होने लगता है तो इन दरारों में क्या होता है, ज्वालामुखी भर जाता है। फिर थोड़ी दिनों बाद या थोड़े सालों बाद ज्वालामुखी उद्गार होता है, फिर एक बार हुआ, अब ये जब दरारें भर गई तो ज्वालामुखी कहाँ जाएगा, जलवाष्प के साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा। जैसे ही ऊपर उठेगा तो ये क्या करेगा, जो आपकी क्रस्ट है उसको धीरे धीरे उठाता जाएगा। मान लो अभी मैंने ये समतल बनाया, ठीक, अभी ज्वालामुखी यहाँ क्या हो रहा है, अभी नीचे ही नीचे है, ज्वालामुखी क्रिया जितनी हो रही है क्रस्ट के नीचे ही नीचे हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है। अब जैसे जैसे जलवाष्प यहाँ दरारें भर जाएंगी, उसके बाद ये फ्लो कहाँ जाएगा, जब तक नीचे जगह नहीं मिलेगी फिर कहाँ जाएगा, सतह पर आएगा, तो ये सतह पर चलना शुरू करेगा। अब धीरे धीरे सतह, अभी क्रस्ट पे नहीं आ रहा, धीरे धीरे सतह पे चलना शुरू करेगा, तो ये भी क्या होगा, उठेगा। जब ये उठेगा तो इसके साथ आपकी क्रस्ट भी उठेगी। तो पृथ्वी पर ये क्या है, ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा है, ये क्या है, गुंबदनुमा आकार लेता है, तो ये क्या बन जाते हैं, आपके गुंबदनुमा पर्वत का निर्माण करते हैं। और ये पर्वत तो श्रृंखला में नहीं होंगे, आप ऐसे देखोगे बहुत सारा मैदान है, मैदान के बीच में ही आपका एक पर्वत उठ गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि श्रृंखला में चल रहे होंगे, कहीं भी उठ जाएंगे। तो ऐसा, इसका एग्जाम्पल आपको पता है तो बताओ, नहीं मैं बता देती हूँ, नहीं पता है, एक है, देखो ऐसे जो पर्वत है गुंबदनुमा, ये ज्यादातर पाए जाएंगे आपके नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। एक है आपका नेवरी, मैडम नेवरी, एक है नेवरी और एक है ब्लैक हिल्स। नेवरी और ब्लैक हिल्स, ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके, और ये दोनों का है यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लिख लो, लिखना। आप बात करते हैं अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट मतलब
करोड़ों अरबों साल पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी। पर जो अब हम ये पृथ्वी पर दिखते हैं वो कैसे दिख रहे हैं, ये बेचारे पृथ्वी की मार झेल चुके हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है, वो प्रकृति की मार नहीं झेला होता। एक बुजुर्ग होता है, वो क्या होता है, प्रकृति की मार झेल चुका होता है। तो हम कैसे पहचानते हैं ये युवक है, ये नवयुवक है और ये बुजुर्ग है, कैसे पहचानते हैं? बताओ। उनको देख के कैसे? क्वालिटी तो होगी उनमें कुछ। केस, सिर्फ केस होते हैं? अच्छा उम्र, एज, अच्छा एज बोलो। मुझे लगा एज, मैं को फेस कर रही। चलो और कमर अब पहले की तरह सीधे नहीं होते, क्या होते हैं, झुक जाते हैं। और चेहरे पे जो तेज, जो आप कह रही मैं कह रही हूँ तेज, उनका तेज क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है और चेहरे पे जो चमक होती है वो नहीं होती है, दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं, होता है ना ओल्ड एज में। तो उनकी क्या है, अब जो उनका शरीर है क्या है, सिर्फ क्या हो गया, अपशिष्ट हो गया। अब उनके शरीर में वो चीज़ नहीं रही। तो ऐसी क्या होते हैं, अपशिष्ट, यानी कि प्रकृति। अब मैंने कल बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप बाहर जब पहली बार धूप में निकल रहे हो, कोई असर नहीं पड़ा, डेली धूप में निकल रहे हो तो आपका कलर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? धूप की मार से। तो ऐसा नहीं है कि जो प्राकृतिक चीजें हो रही हैं वो सिर्फ इंसानों पर, वो हर चीज पर अपना छोटा सा भी काम का उपयोग क्या करती है, अपना इफेक्ट डालती है। जो पर्वत है ना, उनका मेन कारण छटने टूटने या तो नदियां होंगी या फिर रासायनिक क्रिया होंगी। रासायनिक क्रियाओं में कल क्या बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, पहाड़ों पर अगर चट्टान है हमारी, पर्वत, बारिश होगी, ठंडे होंगे, फिर एकदम ताप, कुछ ताप से क्या होगा, फिर चट्टान पड़ेगी, फिर पानी उठाया या फिर नदियां आई तो नदियां में तेज भाव से क्या करेंगे, उनको काटती हैं। तो कट्टे छट्टे होने के रहने के बाद जो अब सिर्फ अपशिष्ट बचते हैं, यानी कि कभी उनकी ऊंचाई बहुत ऊंची रही होगी, अब अच्छे अपरदन के कारण और ये प्रकृति की जो वो पड़े उन पे प्रभाव, उससे क्या हो गए, अब वो टूट गए, यानी कि अब वो अपने बूढ़ी अवस्था में आ गए हैं। ऐसा एग्जाम्पल आपको पता हो तो बता दो। अपशिष्ट भारत में ही है। हाँ हाँ, सबसे पहले है तो अरावली, सबसे पुराना बलित पर्वत, सबसे पुराना। जब आपके पृथ्वी पर पर्वत नहीं होंगे तो उस समय आपके अरावली का क्या हुआ होगा। ये है आपका प्री कैरेबियन युग की बात है, ठीक। प्री कैरेबियन युग में आपके अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली भी भारत में है, और विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय, वो भी कहाँ है, भारत में है। ये थोड़ी थोड़ी जो बातें आपको बता रही हो ना, ये थोड़े थोड़े की पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत, अपशिष्ट बलित पर्वत कौन सा है, तो आपका अरावली रेंज आ जाएगा। सबसे नवीन पूछा जाएगा तो आपका हिमालय आ जाएगा, ठीक है। अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण आपके मेनली क्या है, दक्षिण भारत में कौन से हो गए, अजंता, विंध्यन, महादेव की पहाड़ी में सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ये सब क्या है आपके एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। एग्जाम की जो देखा जाए दृष्टिकोण से आके यही इन्हीं में से पूछा जाता है। अब एक और हो गया काल के आधार पर। अब आप कहो तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, वरना एग्जाम में तो इसमें से है कुछ नहीं, बस यही वाले पर्वत जो यहाँ पढ़ाए हैं वही वाले पर्वत इनमें आएंगे। अभी मैं यह कह रही थी, क्वालिटी देखते हैं ना किसी इंसान की। अगर मैं एक इंसान की बात करूँ तो इंसान के देखने के तरीके अलग होते हैं। मैं कहूँ कि आपने फला इंसान को जानते हो, उसके बारे में आप क्या जानते हो, तो कोई कहेगा ये बहुत अच्छा इंसान है, कोई कहेगा बहुत एडम इंसान है, कोई कहेगा अरे बड़ा हंसमुख मिजाज है ना, कोई कहेगा बहुत हेल्पिंग नेचर है। ये क्या है, एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं पर उसके अलग अलग व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो अभी हमने पर्वतों की बात करी थी, तटीय पर्वत कोई और नहीं आए होंगे, कोई रॉकीज आया होगा, कोई एटलस आया होगा, कोई अल्पेशियन आया होगा, यही सब क्या होंगे, तट में आए होंगे। अगर हम आंतरिक की बात करें, धरातल पे आंतरिक की बात करें तो हमने हिमालय पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा, और कोई पढ़ाई नहीं है। अभी मैंने हिमालय पढ़ाया और काकेशस हो गया, ये सब क्या है। और एक है तेन सांग और कुन्नुल, ये सब क्या है आपके पहाड़ जो धरातल में आ रहे हैं। तो है तो यही पहाड़, और भी पहाड़ तो नहीं है।
अब युग के बारे में बात करते हैं। अगर हम काल के बारे में थोड़ा सा ओवर को दे रही हूँ। और एक होता है जर्नियन, ये पार्ट दिए हैं काल। काल मतलब जो अभी हमने वो आपको पढ़ाया था, पैलेंजोइक, मेसोजोइक, है ना, ये काल पढ़ाए थे, इन्हीं में है। चर्नियन मतलब इस काल में जो पर्वत बने होंगे उसको कहते हैं चर्नियन। जो आपने अभी अरावली का एग्जाम्पल दिया था ना, ये होता है ठीक है। वो इसी काल में अरावली एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इस तरह एग्जाम्पल लिखो अरावली। अब ये दो काल में जितने भी पर्वत होंगे सारे कैसे होंगे, अवशिष्ट पर्वत होंगे, इसमें और इसमें। पहले जो काल में युग था यूनियन, इसमें बना था कैलो। ये एक जो काल का नाम रखा गया है ना, एक पर्वत के नाम पे रखा गया है, और ये पर्वत था स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में पर्वत था कैलो। हर्षेलिंग की बात करते हैं। जर्मनी में पढ़ा था हार्स, उसके नाम पे इसको रखा गया है। यहाँ हमने अरावली बताया, यहाँ आपके विंध्या, आप वो लिखो सतपुड़ा महादेव की पहाड़ियाँ विंध्याचल। महाकल्प एक जैसे मैंने शताब्दी बताया था ना, शताब्दी के अंदर बहुत सारे साल आ जाते हैं, उसे जो हम गोल्डन सिल्वर इसमें बांट लेते हैं। तो महाकल्प तो आपका वो हो गया एक बहुत लंबा वो टाइम पीरियड, उसी के अंदर छोटे छोटे टाइम पीरियड आएंगे तो आप कल्प हो जाते हैं। और महाकल्प एक बड़ा है, ये समझ लो जैसे ये है, जैसे आप कलयुग है समझ लो, जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कलयुग सतयुग बहुत लंबे टाइम तक चले, तो ये समझ लो कलयुग या महायुग ये। और उसके अंदर जितनी भी शताब्दियाँ आ रही, कितनी शताब्दी तक चला, उसमें भी हम ये डाल लेते हैं। और ये हमने किस नाम से, जैसे कोई कालखंड हुआ उसमें कोई परिवर्तन आया, हमने उस युग को उसी के नाम पे रख दिया, ठीक है। मतलब महाकाव्य बड़ा होगा, महाकाव्य के अंदर ही आपके काव्य आएंगे, कल्प सॉरी महाकल्प बड़े होंगे और कल्प उसके छोटे अंदर कल्प आएंगे। इसमें उसका एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड पर्वत, और एक है ब्रिटेनियम, ब्रिटेन कहाँ बेटा, पहले जो के नीचे सेल्यूनियम, नहीं बेटा ये युग का नाम है। अभी वो महाकल्प को कल की बात कर रहे थे, जब मैंने आपको महाकल्प पढ़ाए थे, जब आपको विखंडन पढ़ाया था महाद्वीपों का खंडन, उसमें अंडमान और सॉरी अंगारा में और गोंडवाना में, तो ये महाकल्प बताए थे, इन्हीं के बीच में पार्टीशन हुआ था। अब मैंने आपको इसमें बताया था ये वाला काल, तो ये वाला काल आपका इसमें आया।
ये आपके पर्वत बने थे। अल्पाइन में जो अल्पाइन पीरियड आया है इसमें आपके ये अल्पाइन जो नाम रखा गया है वो आल्प्स पर्वत सुना है, इटली का आल्प्स पर्वत श्रेणी, उसके नाम पे इसको रखा गया। और इस साल के जितने भी बड़े पर्वत आते हैं सारे किसमें बने हैं, अल्पाइन पीरियड में बने हैं, ऐसे लिखो अल्पाइन। और सारे बड़े पर्वत का निर्माण इसी काल में हुआ, जिसका नामकरण यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम पर किया गया है। यही पठार पढ़ लो, फिर दोनों एक साथ आपको मैप करवाऊंगी, ठीक है। पठार क्या होते हैं, पठार की थोड़ी सी विशेषता बता दो, पता है? समतल भूमि से थोड़ा ऊर्ध्वाधर कई किलोमीटर की दूरी। हाँ, ये कैसे? अच्छा। और दूसरी विशेषता कोई और बता दे। जितने भी मतलब सारे वैल्डिक पर्वतों का निर्माण अल्पाइन काल में हुआ है, और ये अल्पाइन जो नामकरण किया गया है यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम पर किया गया है। चौड़ा और सपाट होगा। हाँ, शीर्ष भाग चौड़ा होगा और सपाट होगा। अपने अटेंडेंस लगा कल इस पे नहीं लगी थी। हाँ, इसी पे लगी थी, आप चले गए थे, सब लेके आए थे, इसमें लग पाई थी। जो भी पठार होते हैं हाँ। वो रहने योग्य भी होते हैं और उनके मतलब उसकी भी होती है। और बताते जाओ पठार, ये हटा दो ना पर्वत। और बताओ पठार, बस इतना ही पता है। पठार कैसे होंगे, ऊपर से समतल होंगे और मुख्य भूमि से, आधा तो आपने बता दिया, मुख्य भूमि से क्या होंगे, कुछ उठे हुए होंगे। और अगर हम बात करें धरती पर 33% क्या पाए जा रहे हैं, पठार पाए जा रहे हैं, जबकि पहाड़ कितने % पाए जा रहे थे, क्यों हंसे? और ये 33% पठार पाए जा रहे हैं, सिर्फ रहने योग्य कितने हैं, मतलब जो लोग रह रहे हैं पठारों पर कितने % पे रह रहे हैं? क्या पठार ऊपर ही होंगे, पठार नीचे हो सकते हैं? समुद्र के नीचे बात मुझे ना धरातल पे हो सकते हैं। एक एग्जांपल है इसका, आपके ऐसे जितने उल्टे सीधे एग्जांपल मिलेंगे ना, कहाँ मिलेंगे, अमेरिका, यूएसए में एक पठार है जो क्या है, ऊपर ना होके नीचे। पठार जैसे पठार बन रहे हैं, तो पठार कैसे बन रहे हैं बेटा, पठारों का निर्माण हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, कुछ कुछ पहाड़ों की तरफ जैसे पर्वत बन रहे थे, जगह कुछ कुछ इन्हीं की तरह हो रहा है। देखो ज्यादातर पठारों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है कि नहीं होता है, ज्वाला यानी कि, तो आपके कुछ पर एक पठार है ज्वालामुखी, वैसे लिख लो पठारों का वर्गीकरण, ये पठारों के प्रकार है। प्रकार लिख लो, पहला है अंतर पर्वतीय पठार,
टाइप बता रही हूँ, अगर एग्जाम में देखो पूछा जाएगा तो इनमें से कोई टाइप दे दिया जाएगा और पठार का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको ये बताना चाहिए कौन सा पठार कहाँ पर नहीं है, किस टाइप में आता है, किस प्रकार के पठारों में आता है। अंतर पर्वतीय पठार नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कहाँ होगा, ये पठार कैसा होगा, पर्वतों के बीच में होगा। इसका एग्जाम्पल अपने एशिया में है तिब्बत का पठार, और तो और भी है, ऐसा नहीं है, पर एग्जाम्पल में आपको ध्यान दे रही हूँ। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के दक्षिण में आपकी क्या है, हिमालय रेंज, और उत्तर में है कौन सा, कुनलुन और ये पर्वत है, ये बलित पर्वत है, ये भी और ये भी, और इसके बीच में क्या है, तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार के पास ही आपका है स्वामेर का पठार, ये इसकी छत है। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके हिमालय की रेंज निकली है, मतलब पर्वत निकले हैं, वो पामेर के पठार से ही निकले हैं। इधर फिर इधर आएगा हिंदू कुछ पर्वत, वो सब अभी आपको मैथ में बताऊंगी। हो गया, समझ में आ गया। अंदर पर्वतीय पठार वो पठार होंगे तो इनके चारों तरफ क्या होगा, पर्वत होंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पर्वत पहाड़ी, यानी कि किसी पर्वत के हाँ नीचे का भाग, जैसे पर्वत आपका ये समाप्त हो रहा है, जैसे ये पर्वत है, मान लो ये पर्वत खत्म हो रहा है और यहीं पर ये पठार आ गया, क्या आ गया, पठार आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, पर्वत पादीय पठार। यहाँ पर्वत समाप्त हुआ और पठार शुरू हो गया। एग्जाम्पल मालवा, शिलोंग, मेघालय, मेघालय का पठार आ जाएगा, शिलोंग का पठार है और मेघालय का पठार। मेघालय में पठारी ये भी है। शिलोंग का पठार इसलिए कहते हैं कि आके मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है, शिलोंग में क्या है, पठार भी बसती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, पर्वत पादीय पठार के। तटीय पठार ऐसे पठार जो समुद्र तट पर स्थित होंगे, जिसके एक तरफ किनारे क्या होगा, समुद्र होगा, एक तरफ होंगे पठार। अभी इसका एग्जाम्पल देखो, मुझे ध्यान दिए, शायद कोलोराडो का पठार है। मैं अभी ये लिखना मत, मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। अभी मैं शायद बता रही हूँ कोलोराडो का पठार कहाँ पर है, आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ज्वालामुखी पठार, ऐसे पठार क्या होंगे, किससे निर्मित होंगे, ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी का विस्तार जो लावा होगा वो बहुत दूर तक फैलता गया होगा और क्या करा होगा, पठारों का निर्माण किया होगा। इसका एग्जाम्पल आप दे दो, आपका प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, ज्वालामुखी पठार। और एक तरह से वो तटीय पठार भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, समुद्र तट है ना किनारे किनारे, और बीच में क्या है, तट है, और बीच में क्या है, पठारी है। जो तटीय साइड पे तो श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी और जो पश्चिमी घाट की जो श्रृंखलाएं हैं और पूर्वी घाट की जो श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में थोड़े थोड़े जगह पे क्या है, पठार है। जैसे मालवा का पठार हो गया, रामगढ़ का पठार हो गया, आपका ये मेघालय का पठार हो गया, ये सब क्या छोटे छोटे ये पठार है। श्रेणी तो एक, अगर हम महंगी और सह्याद्री की बात करते हैं तो ये क्या एक सीरियल में चली आ रही है ना, एक श्रेणी के रूप में पर्वत श्रृंखला चली आ रही है, और पठार क्या होंगे, छोटी छोटी जगह पर उठे होंगे। तो मैं उसको तटीय पठार कैसे बोल सकते हैं, जब साइड से पर्वत आ जाएंगे तो तट से थोड़ी ना इनका। हाँ ठीक कह रहे हैं। तो ये कैसे होंगे, ये आपके ज्वालामुखी पठार होंगे, वो भी कहाँ पर है, आपके प्रायद्वीपीय भारत में है। अब हम गुंबदनुमा पठार की बात करते हैं। ऐसे पठार जिनका निर्माण क्या है, गुंबद के रूप में होगा। गुंबद भाई प्रक्रिया क्या होगी,
सेम होगी, पर क्या है नोक नहीं होगी, ऐसे क्या होंगे। तो इसमें क्या आता है, भारत में ये कौन सा है बताओ, यहाँ पर पड़ता है मेहगढ़, मेहगढ़ पड़ता है, मेहगढ़ है क्या है, जहाँ से लोग बहुत है, झारखंड में पड़ता है। एक तो रामगढ़ है, रामगढ़ का पठार, उसके पास में पठार है, बड़ा फेमस है, याद आएगा तो बता। क्लियर हो गया पठार की। मैप बना बता दो, मैप में उसको ऑन कर वैसे आ गया था एक मार। नहीं करोगे ये गिर जाता है ऐसे हल्का हो जाता है। बस 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 रिमोट है
ये देखो सीधी रेंज चाहिए है ना। अब ये कटक के क्या होती है, फिसलता ही होती है। कटक के एक तरफ 30, ये कहते हैं ना बिल्कुल ढाल कैसा होगा, तीव्र होगा, और एक तरफ कैसा होगा, थोड़ा सा ढाल ऐसे, जैसे आप बैठोगे तो धीरे धीरे सरकोगे, और एक तरफ होगा कि आप बैठे हो सीधे नीचे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ तीव्र ढाल दिख रहा है ना एकदम, तो ढाल कैसा है, तीव्र है। और यहाँ पर ढाल कैसा होगा, इतना तीव्र नहीं होगा। तो कटक की एक तो सीधी सीधी रेंज होगी, कहीं भी ऐसे उठा उठा नहीं होगा, जैसे आपकी शिखर होंगे ना पर्वत के, वैसा नहीं होगा। एक सीधी लाइन बहुत दूर तक जा रही होगी, और एक तरफ ढाल कैसा होगा, तीव्र होगा, एक तरफ ढाल कैसा होगा, समान होगा। ठीक, कटक समझ में आ गया। इस पे चल सकता है इंसान अगर इस पे, हाँ इंसान तो चल ही सकता है। अब एकदम पतला थोड़ी ना होगा, इतना तो होगा कि हम लोग टिक सकते हैं, पर होगा डर लगेगा ना एकदम। जैसे एक बाउंड्री होती, पतली होती, चौड़े बाउंड्री तो हम चल लेते हैं, इधर इधर कुछ नहीं दिखता। अब एक होता छोटी सी बाउंड्री, सिर्फ हमारे चलने के लायक है, पर इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा। चल तो लोगे, इतनी हिम्मत है। आगे आप चलना में भूल जाएंगे घुमाने, ये देखो, ये बताया थे ना, तनाव से क्या बन रहा है, भ्रंश बन रहे हैं। संपीड़न से क्या बन रहा है, संपीड़न से भ्रंश बनते हैं, पर संपीड़न से ज्यादातर क्या बनेंगे, आपके बलित पर्वत बनेंगे। इस टाइप को ये क्या हो गया, जो भ्रंश घाटी की बात कर रहे थे, ये दो बन गए ऑट्स, यानी कि आपके ब्लॉक पर्वत। ये दो बन गए ब्लॉक पर्वत। ये जो गैप आ रहा है बीच में, जो धसा है, वो क्या है, भ्रंश। यहाँ पर क्या बह रही है आपकी नदी, जो अभी बताए थे ना, ऐसे बताया था कुछ इस तरह, ये बन गया। अभी तक बात कर रहे थे अमूर्त रूप में, अब हम बात कर रहे हैं, ये देखो गुंबदनुमा पर्वत की बात करी थी। क्या है, ज्वालामुखी क्या उतार हो रहा है धीरे धीरे, वो धरातल के अंदर है। जब वो इस पे धरातल में फट जाता है तो क्या है, आपकी क्रस्ट को ऊपर उठाता है, और धीरे धीरे क्रस्ट का क्या अक्षय अपर्दन होता है, तो आपकी ये उभार दिखता है, जिसे क्या कह रहे हैं हम, आपके गुंबददार पर्वत। ये हो गया आपके ज्वालामुखी पर्वत, जो बताया था बीच में क्या है, क्रेटर है। यहाँ से क्या निकलेगा, ज्वालामुखी, और लावा का रिसाव करता जाएगा, और धीरे धीरे पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के क्या क्या उदाहरण बताए थे, फ्यूजियामा, और तंजानिया का कौन सा है, किलिमंजारो। बलित पर्वत, संपीड़न हो रहा है, बल लग रहा है दोनों तरफ से, और जो लेयर बन रही है वो क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, तो ये आपके हो गए बलित पर्वत के स्ट्रक्चर बना रहे हो। और दूसरा आपका आ गया कौन से, भ्रंश, जो आपके ब्लॉक बन रहे हैं। आगे समझ में, चित्र बनाना है, ये इसको आपको ग्रुप में भेज दूं, वैसे तो नेट पे भी होंगे, डाउनलोड करना चाहो तो कर लेना, या ग्रुप में भेजना है तो जो ऐड नहीं है वो नाम बता देना, सब में ऐड करके पक्का कर डाल देना। ये है महाद्वीपीय कटक। महाद्वीपीय कटक मतलब महाद्वीपों में पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जो कटक श्रृंखला जा रही है। ये हो गया मिड अटलांटिक। चाहो तो अपने मैप बना लेना, ये मैं भेज दूंगी अगर रखना चाहो तो, और जिसके पास है तो ऐसे लाइन खींच लो, अभी अगर आपके पास लाए तो लाइन खींच लो, नाम डाल लो। ये हो गया साउथ इंडिया, इंडियन ओशियन, और ये हो गया मिड। ये आपका क्या बना है, इंडिया, और ये आपका अफ्रीका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये आ गया प्रशांत ओशियन। प्रशांत ओशियन मतलब नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको से कटक बनता हुआ आ रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, और कहाँ से जा रहा है, आपके साउथ इंडियन ओशियन। साउथ इंडियन ओशियन मतलब वो कहाँ मिल रहा होगा, यहाँ पर आके मिल रहा होगा ना, साउथ इंडियन ओशियन में। यहाँ से बना मैक्सिको से, और कहाँ तक जा रहा है ये, पर विश्व का सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये दूसरे नंबर पे देखा जाए तो शायद ये बनेगा। जैसे उसमें पूछ रहे थे ना वो कि मैडम पहला सबसे बड़ा कटक कौन सा है और सबसे छोटा कटक कौन सा है, इतनी नॉलेज
वाले समय दे दीजिए। देख लो, सबसे बड़ा ये है, दूसरा ये जाएगा, तीसरा बड़ा तो ये लग रहा है। कौन सा बड़ा ये लग रहा है, पर बेटा अटक ये है क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर से शुरू हुआ है और यहाँ तक आया। जो भी अभी तक रिसर्च में मिला है, जो भी खोज करी है, उसमें सबसे बड़ा मिड अटलांटिक अटक को ही पाया गया था। ठीक है, मैं ऊंचाई से देखने पे समुद्र में दिखाई देंगे। समुद्र में ऊंचाई से देखने में जैसे आप देखो, अभी मैंने बताया था ना, जो पर्वत हैं समुद्र के अंदर भी हैं, पर जो समुद्र सतह मतलब जल से ऊपर आ जाते हैं तो वो क्या है, वो ऊपर दिखने लगते हैं। ऐसे में देख लो, आपने सैडलर पीक का नाम सुना है? अंडमान निकोबार में सैडलर पीक है, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिमालय के अराकान योमा दक्षिण में मुड़ती हुई आई है, तो वही उसी का क्या उभरा हुआ भाग है। अब वो समुद्र सतह पर रहता तो हम उसको द्वीप के रूप में देखते हैं, जब वो समुद्र सतह से और ऊपर आ गया तो उसको हमने क्या कह दिया, एक पीक के रूप में देखा। तो समुद्र सतह के ऊपर भी मतलब ये जो कटक हैं, इनके जो जब इतना हो जाएगा कि समुद्र सतह से ऊपर आने लगे और फिर बहुत ऊपर आ जाए तो हम उसको किस श्रेणी में रख देंगे, आप उसको पीक यानी कि एक चोटी की श्रेणी में रख दोगे। आगे बात समझ में हो गया? ये मैप भेज दूंगी, अपना लिख लीजिए। ये उसी का एग्जाम्पल है ज्वालामुखी का, और आपके सक्रिय ज्वालामुखी ये सब। ये देखिए, इसमें प्लैनेट का रोटेशन दिख रहा है, देख रही हूँ, हो सकता है कि नहीं जूम नहीं हो रहा, इतना ही है। ये नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आ जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया? जो आपको चित्र मैंने अपने हाथ से बना के दिखाए थे, उसका कुछ 3D कह लो, ये 2D नहीं होगा, 2D है, 3D तो नहीं है। 3D 1 2 3 ये 3D है, 1 2 3, तो तीनों तरह से दिख रहा है। मोरदार पर्वत कैसे बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, पट चल रहा है, धीरे धीरे इसमें क्या पड़ रहा है, बड़ा, और ये जमौरी, जैसे अब शादी कहा था, ये तलछट बीच में आ रहे हैं, और जल ये छिछला जल हो गया, और आपकी क्या बन गए, गली। ये देख लो, ये बड़ी प्लेटें हैं और ये छोटी छोटी प्लेटें। ये भी मैं आपको क्या कर दूंगी, भेज दूंगी, अगर आप चाह रहे हो। मेन पढ़ाएंगे आप। नॉर्थ अमेरिका में ये कौन सा है, रॉकीज, विश्व का सबसे बड़ा। अगर हम ऐसे बात करें धरातल पर तो सबसे बड़ा होगा, और समुद्र को मिला लें तो सबसे बड़ा कौन सा जाएगा आपका, अटलांटिक। ठीक है, समुद्र में मिला लें तो सबसे बड़ा जाएगा अटलांटिक। धरा की बात करें तो रॉकीज, उसके बाद एंडीज, उसके बाद आपका हिमालय। पहले डालो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, जिसके पास मैप है तो अपना मैप कर देना। रॉकीज जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार 3 देशों में है, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा। इसमें आपको साफ नहीं दिख रहा होगा ना,
माउंट अल्बर्ट। अगर किसकी बात कर रहे हैं, रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिकल्ले, और ये कौन सी है, अलास्का स्टेट में पड़ती है, अलास्का हिल्स, माउंट मिकल्ले। निकलने कर लेना, अच्छा अगर याद ना हो निकलने, ना की जगह पे माँ लगा लेना। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बनी चीजें होती है जो एग्जाम में कभी कभी काम आ जाती है। अब निकलने ही मत कर देना। यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रही है अलास्का सीढ़ी, ये अलास्का रेंज अलग है, मतलब रॉकीज की नहीं है, जबकि ये ऊपर आपको रेंज दिखाई दे रही है बुकासो रेंज, ये किसकी है, ये आपके रॉकीज का ही ऊपर भाग जा रहा है, और जबकि अलास्का रेंज क्या है, रॉकीज का पार्ट ना होके एक अलग है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन सी होगी, माउंट मिकल्ले, मिकल्ले नहीं माउंट मिकल्ले, वो देखो कह रही है माउंट मिकल्ले। चलो पेपर में निकलने तो नहीं आएगा, निकलने से मिलता जुलता क्या आ जाएगा, निकलने, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिकल्ले कहाँ पर है, अलास्का श्रेणी में, ना कि रॉकी श्रेणी में। रॉकी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट अल्बर्ट। अब यहाँ देखो जो आपका माउंट मिकल्ले है ना, उसके पास एक रेंज दिखाई दे रही है, कोस्टल माउंटेन रेंज दिख रहा है। अगर आपके पास अपना थोड़ा वो है मैप तो वो देख लो, अगर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी तो फोन पे खोल लो, यहाँ पर मैं बताती जाऊंगी, फोन में आप देखते जाओगे, है फोन में खोल लो फिर, अगर यहाँ आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन सा है, कोस्ट माउंटेन रेंज। कोस्ट माउंटेन रेंज के पास ही आपका सियारा नेवदा। ये कौन सा बताया था मैंने, सियारा नेवदा पर्वत बताया था, कैसा पर्वत बताया था, देखो तटीय कहाँ होंगे बेटा, इसके बीच में आ रहा है सियारा नेवदा। कल पढ़ाए होंगे पर्वत के प्रकार, पढ़ाए थे, कौन कौन से पढ़ाए थे, बलित, भ्रंश, ज्वालामुखी और गुंबद और अवशिष्ट। तो सियारा नेवदा है वो इन्हीं पर्वत का एक तरह से वो कह लो मिश्रित पर्वत। मिश्रित पर्वत कैसा, वो पर्वत जो आग्नेय और अपसारी चट्टानों से निर्मित हुआ हुआ। तो सियारा नेवदा कैसा पर्वत है, मिश्रित पर्वत का एक एग्जाम्पल है, जिसका निर्माण किससे हुआ हुआ, अपसारी चट्टानों से हुआ होगा, ठीक है, सियारा नेवदा। अब यहाँ पर देखो दूसरी रेंज ये है, ये कौन सी है, रॉकीज। रॉकीज के बाद आपकी एंडीज, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसका विस्तार लिख लो। और ये रॉकीज पर्वत कैसा है, बलित पर्वत है। बलित पर्वत के साथ साथ कौन सा पर्वत भी है, ये तटीय पर्वत। कल क्या बताया, तटीय पर्वत और बलित पर्वत। बलित पर्वत के साथ साथ कैसा है, तटीय पर्वत का भी क्या है, एक उदाहरण है। रॉकीज देखो, रॉकीज के बाद हो गया आपका एंडीज का विस्तार देखो। बताओ कौन कौन से शहर में हो सकता है, कौन से देश में, कोलंबिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया, इसका विस्तार का देश लिख लो, वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर, उरुग्वे, पेरू, चिली और अर्जेंटीना।
तटीय पर्वत और बलित पर्वत। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ। और एकांगुआ एक ज्वालामुखी पर्वत भी है जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एंडीज की एकांगुआ। ये ज्वालामुखी पर्वत भी है। कौन सा? एकांगुआ ज्वालामुखी पर्वत का भी एक उदाहरण है। जब आपसे देश पूछा जाए तो देश का नाम लगाओगे अर्जेंटीना। और ज्वालामुखी पर्वत यहीं पर एक आधा और लिख लो इसी देश में। एक है चिंपारांजो, चिंपारांजो कोटोपैक्सी, टोकोपैक्सी, कोटोपैक्सी, टोकोपैक्सी। आप लोगों को ज्वालामुखी पर्वत, बलित पर्वत जितना यहाँ पर मैप पे दिख पा रहा है उतना बता दे रही हूँ, और जो रह जाएगा उसकी एक लिस्ट क्या करूँगी मैं आपको दे दूँगी। अब हम बात कर ले एटलस। एटलस दिख रहा है यहाँ पर, वो वाला एटलस नहीं जो आप देख रहे हो। ये क्या है? एटलस माउंटेन रेंज। एटलस की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ, अजीब सा नाम है इसका। एटलस का विस्तार लिख लो पहले। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया। ये जो दिख रही है ना ऐसी ये वाला ये चीज, ये टूनीसिया है, ये वाला देश अल्जीरिया है। और अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अल्जीरिया का टूनीसिया। बताओ एटलस की सबसे बड़ी चोटी? मिली? ढूंढो। एटलस की सबसे बड़ी चोटी। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सर्च करो। टॉप कलर में हम्म? टॉप कलर इन लोगों की हाइट दिखा दी ना आपको, चोटियों की। जिलबर्ट डुकाल। टॉपकल, जो टॉपकल का इसकी हाइट है देखो आप कैसे मिलेगी। ये इसकी 4165। अब याद करेंगे। जेबर्ट टोपफॉल, टोपफॉल 4165। आप ऐसे सर्च करा। अब वो जो सर्च करी है एकांगुआ की भी सबसे ऊंची हाइट बता दो
और माउंट मैकनले की हाइट मुझे बताओ। सर्च कराए ना। अब आपको क्या रहेगा, जब दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे तो याद रहेगी। चलो अब यूराल की बात कर लेते हैं। यूराल के बारे में तब कुछ बात बताई थी, याद है? यूराल के बारे में विभाजन करता है यूरोप एशिया और यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। और ये भी एक ऐसा पर्वत का उदाहरण है, वह बलित पर्वत का उदाहरण है। यूराल के बाद काकेसस, ये भी क्या है, एक बलित पर्वत का उदाहरण है। काकेसस कौन से दो देशों के बीच है? जॉर्जिया और अर्मेनिया। जॉर्जिया और अर्मेनिया के बीच पड़ती है। ये भी क्या है, एक बलित पर्वत का उदाहरण है। हरियाणा सबसे ऊंची चोटी है किसकी? यूराल पर्वत की। ऊंचाई की बता दो, हाइट है इसके 1895। काकेसस की ये तो याद रहती है, एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। बताओ, एल्बर्ट माउंट एल्बर्ट ब्रुस है ना, माउंट एल्बर्ट ब्रुस, माउंट ब्रुस, और कौन कौन से दो देशों के बीच में? अर्जीनिया और जॉर्जिया और अर्मेनिया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ जर्मनी में। कौन सा ये आल्प्स पर्वत है यूरोप में? दिख रहा है आल्प्स? आल्प्स इटली, फ्रांस। आल्प्स के कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? आल्प्स भी क्या है, एक वो आल्प्स क्या है, एक बलित पर्वत। आल्प्स भी क्या है, एक बलित पर्वत है। कौन कौन से देशों में? ये देश क्या दिख रहा है आपको? ये राहुल गांधी की क्या है? ननिहाल, इटली। इटली का विस्तार है फ्रांस में, वो इटली का विस्तार कह रहे हैं। आल्प्स का विस्तार है फ्रांस में, इटली, ऑस्ट्रिया और भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर। हाँ, और स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार क्या है? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। हाँ,
ये वाले मैप जो मैंने निकाले थे इसमें ज़्यादा नहीं है मैप। फ्रांस, स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत श्रेणी। पिरेनीज पर्वत श्रेणी ये भी क्या है, एक प्रकार का बलित पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या करता है, सीमा का निर्धारण। एक बहुत फेमस यहाँ पर वो है, ये क्या है, अगर हम बात करें आपके अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। क्या कारण है कि ये एक ज्वालामुखी पर्वत तो है, विश्व के बहुत पास है, विश्व से लगभग 322 किलोमीटर दूरी पर है। विश्व के बहुत पास हुआ ना, दूर तो नहीं हुआ। अब विश्व के पास उनको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, कितना चला जाता है, लगभग 46 से 50 तक चला जाता है, जहाँ पर इंसान का रहना भी कितना मुश्किल, मतलब और इतना मतलब विश्व के पास होते हुए भी यहाँ पर इसके चोटी पर बर्फ पाई जाती है। कारण पहाड़ी क्षेत्र तो बेटा बहुत है, बर्फ पाई जाती है किलिमंजारो के ऊपर। कारण बताओ। जबकि विश्व के क्षेत्र में हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर बर्फ नहीं पाई जाती, ना ही स्नोफॉल होता है। और जबकि हम लोग अपने पहाड़ों पर जाते हैं, हिमालय की जो अधिकतर चोटियाँ हैं वो क्या है, हिमच्छादित यानी कि बर्फ से ढकी हुई है। ऐसे किलिमंजारो भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और ये बर्फ से ढका रहता है। कारण ये हिम रेखा से ऊपर है। हिम रेखा से ऊपर होने का मतलब हमारे वायुमंडल में एक ऐसी लाइन है जिसको पार कर लेंगे तो उसके बाद जो चोटियां होंगी उस पर क्या मिलेगा, हिम जमा हुआ मिलेगा। तो किलिमंजारो एक पूरे अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, सबसे ऊंची चोटी वाला है और ये क्या है, हिम रेखा से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसकी चोटी पर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। कहने का मतलब है अगर हम इक्वेटर पे भी हैं या इक्वेटर के आसपास हैं, एक सीमा से ऊंचे पर हैं, हिम रेखा है, हिम रेखा से अगर ऊंचे पर है तो वहाँ क्या मिलेगी, हमें बर्फ मिलेगी। और ये हिम रेखा जो धरातल है ना, भूमध्य रेखा है, उसके लगभग आप कह लो, अभी मुझे किलोमीटर मीटर याद नहीं है, लगभग जैसे 5 ऐसे करो, जब हम 1 डिग्री जाते हैं मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 1.65 सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करते जाओ। जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ 7 किलोमीटर जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दो कितने से, टेम्परेचर जितना आएगा 7 किलोमीटर पे उतने से, तो वहाँ पर क्या पाई जाएगी, हिम रेखा पाई जाएगी। तो अब ये हिम रेखा जो है ध्रुवों पर यानी कि विश्व के पास क्या होती है, ऊंचाई पे पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर ये हिम रेखा कहाँ पाई जाती है, स्थलों के पास आ जाती है। इसलिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आपके ऊपर ये जैसे ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, डरबिन है, इंग्लैंड है, नॉर्वे, स्वीडन है और आपके ये क्या यूरोप है और रसिया है, यहाँ पर क्या होता है, जमीन पर भी क्या होती है, बर्फ मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो हिम रेखा है वो धरातल पे पाई जाती है, जबकि
विश्व पर जो हिम रेखा है वो कुछ किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। पता चल गया कारण। अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि किलिमंजारो क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है जो विश्व के पास है, पर भी तब भी उस पर क्या है, हिम पाई जाती है। कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि ये हिम रेखा से ऊंचा उठा हुआ है। हो गया क्लियर? हिमालय की बात करें तो हिमालय जब हम आपको इंडिया पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, बस यहाँ पर हिमालय का थोड़ा सा सुन लो। एशिया में दिख रहे हैं हमारे रेंज बड़ा दोस्तों। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरी हिमालय रेंज है। ये आपका तिब्बत का पठार है, ठीक है। और तिब्बत के पठार से ऊपर आपकी कौन सी बताई थी? कुनलुन, और इसी ऊपर ध्यान शान, और ये चीन का है। हाँ ध्यान शान चीन में। कुल्लू भी तिब्बत और चीन। अब तो तिब्बत क्या है, चीन के अंदर में आ रहा है, तो उसको भी क्या कहेंगे हम? चीन में कहेंगे। तिब्बत का पठार, नाम तिब्बत का पठार है, और अभी किसके अंदर में आता है? चीन के अंदर में आता है। और ये जो हिमालय देखो यहाँ पर है, नंगा पर्वत नाम सुना है? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत कहाँ पाई जा रही है? पाकिस्तान। नंगा पर्वत से ये क्या जब मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, फिर हम इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पाकिस्तान में? सुलेमान की पहाड़ियाँ। पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान की पहाड़ियाँ, और ये यहाँ पर मुड़ जाता है आपके हिमालय आके नीचे म्यांमार के बॉर्डर के पास। तो म्यांमार में इसको कहते हैं अराकान। अराकान योमा आगे, मतलब ये हिमालय आगे बढ़ता गया, और ये अंडमान निकोबार देखते हो ना, ये कहा जाता है जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये क्या है? हिमालय का ही समुद्र में डूबा भाग का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, जो अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में दिखते हैं। और अंडमान निकोबार में ही आपकी क्या है? सैडलर पीक, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक है, और ये समुद्र में भी क्या है? एक ऊंची पीक है। और एक समुद्र में सबसे ऊंची पीक आपकी यहाँ पाई जाती है अमेरिका महाद्वीप में। अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर, वो सॉरी हवाई द्वीप सुना है? हवाई द्वीप भी क्या है? एक तरह से ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी है क्योंकि यहाँ पर क्या है? हवाई द्वीप पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। तो यहाँ पर एक मैकानी भी क्या है? मैकानी पीक है, जो क्या है? आइलैंड में, मतलब समुद्र में सबसे ऊंची पीक कौन सी है? मैकानी। और कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप में। और कहाँ पर है? अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका USA के हवाई द्वीप में। और भी चोटियां हैं, और चोटियां जैसे बताओ, नाम याद है किसी के? ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेंज है, क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये भी क्या है? एक प्रकार का तटीय बलिक पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो मैं तटीय पठार की बात कर रही थी आपसे, वो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार तटीय पठार का दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया बड़ा तो।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ पाई जा रही है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ये भी कैसा है? एक तटीय पर्वत का उदाहरण के साथ साथ आपका क्या है? एक वलित पर्वत। एक तटीय उदाहरण के साथ साथ क्या है? ये वलित पर्वत। हाईएस्ट पीक है माउंट हाइट देख लो 2228 ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ये अधिकतर याद है लोगों को। चीन की क्या है? ये भी याद नहीं होगी, बीजिंग। इंडोनेशिया की अपनी रीच जकार्ता, क्योंकि अनाउंस कर दिया ना इंडोनेशिया ने उसकी राजधानी जकार्ता है, तो क्या होगी? कुछ सालों बाद डूब जाएगी, इसलिए उसने अपनी राजधानी क्या कर दी? शिफ्ट कर दी। तो जकार्ता से कहाँ कर दिया? नुसंतरा। हाँ, नुसंतरा से मैंने याद कराया और नाम है नुसंतरा। जैसे आपको निकल ले, जैसे निकल ले। अच्छा, पाकिस्तान की तो सबको याद होगी। पाकिस्तान की राजधानी? वेरी गुड। न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड। देखो जैसे यहाँ पे आल्प्स पर्वत था ना, न्यूजीलैंड में एक है दक्षिणी आल्प्स। कभी कभी पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, आल्प्स पूछा जाता है तो लोग क्या लगा के आते हैं? यूरोप। अगर दक्षिणी आल्प्स आ जाए तो आप क्या लगा के आओगे? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल बताओ। नहीं पता? विंगस्टन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है विंगस्टन। चिली की? चिली की बहुत चिल्लाती है, सैंटियागो। कनाडा की? ओटावा। अमेरिका की सबको पता होगी। अमेरिका की पता है? अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। अब आपका होमवर्क रहा करेगा कैपिटल, रोज 10 कैपिटल और पर्वत, और कौन से पर्वत कौन से देश में है मैं सुनूंगी और आप लोग याद करके आओगे, ठीक है? हाँ, डीसी जो कहते हैं, डीसी का मतलब क्या होता है? अरे डीसी का देखो मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एक वाशिंगटन डीसी भी है और उसकी है एक तो आपकी न्यूयॉर्क भी है। 2 राजधानी है ना। अच्छा, मैक्सिको की? मैक्सिको की सबसे सरल है, मैक्सिको सिटी मैक्सिको की हाँ कैपिटल है। ब्राजील की? ब्राजीलिया। बहुत सिंपल है। पुर्तगाल की? पुर्तगाल की जर्मनी। पुर्तगाल की बताओ, जो नहीं याद है ना पेपर पे लिखते भी जाओ, याद हो जाएंगे। पुर्तगाल की है लिस्बन। स्पेन की? मैड्रिड। स्पेन की मैड्रिड। फ्रांस की सबको याद होगी, फ्रांस की पेरिस। फ्रांस के बाद आता है जर्मनी। जर्मनी की बताओ। बर्लिन। इटली की सबको पता होगी, इटली की रोम। लिख लो कैपिटल।
ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके उसमें 2-4 देश दे दिए जाएंगे, साथ में उसकी क्या दी जाएगी, कैपिटल आपको मिलाना होगा। ऐसे ही सेम पर्वत का आएगा, पर्वत दे दिए जाएंगे, देश दे दिए जाएंगे, कौन सा पर्वत कौन से देश में है, या पर्वत के नाम दे दिए जाएंगे और उनकी कैटेगरी पूछी जाएगी कौन सी कैटेगरी में है। अच्छा, प्लेटो की बात कर रही थी, चलो प्लेटो कल बताऊंगी। ये वाला मैप ना थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है ना, दूसरा डाउनलोड करते हैं। हाँ, विंस्टन, चिली की सैंटी आ गए। रसिया की सबको पता होगी, रसिया की मॉस्को, रसिया की मॉस्को। ये भी एक टास्क है क्या, सारे देश की, क्योंकि कोर्स नहीं पता है। 192 है ना, 192 कंट्रीज हैं जिसकी हमें राजधानी पता होनी चाहिए। रसिया की लिख ली, मॉस्को फ्रांस की लिख ली, जर्मनी फ्रांस की लिख ली, पेरिस जर्मनी की, बर्लिन पोलैंड की, पोलैंड की बताओ वर्षा, और पोलैंड की थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम सुना है ना, आज सरनेम है, टाइम ज़्यादा हो गया, क्या है वर्षा। और किसकी बताऊं, डेनमार्क की एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन एम्स्टर्डम उसकी है, डेनमार्क की कोपेनहेगन एम्स्टर्डम, याद नहीं आ रहा, कोपेनहेगन हो गई। और हेग किसकी है, नीदरलैंड, नहीं एम्स्टर्डम नीदरलैंड की है, और हेग में आपका इंटरनेशनल हाई कोर्ट बना हुआ है। हाँ, ब्रुसेल्स की, ब्रुसेल्स। और किसकी हो गई, आज कैपिटल लिखा दूं क्या करूं, किसकी कह रहे हो, डेनमार्क की कोपेनहेगन। चलो ऐसा करो, आप पॉलिटिकल मैप खोल लो, मैं बताती सारे। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा सबको पता है, न्यूजीलैंड की विंस्टन, इंडिया की पता है, और इंडिया में रहते हो, इंडिया की भी पता, बताओ इंडिया की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली है। कौन कह रहा है दिल्ली, ग्रीनलैंड की है लुक, क्या हो गया, कैंसिल कर दीजिए मैम, कैंसिल। नहीं कैंसिल तो मैं करूँ जब वो होना हो, कैंसिल नहीं हो रहा है।